हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इकाई 4 का अध्याय 11 पौधों में परिवहन के बारे में। इससे पहले अध्याय 10 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 11 पौधों में परिवहन के बारे में। इस चैप्टर में आपको 6 हेडिंग पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम पहली हेडिंग जो है इसका परिवहन के माध्यम, इसको स्टार्ट करने से पहले आइए इस चैप्टर के परिचय के बारे में पढ़ा जाए। इस चैप्टर में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, आइए देखते हैं। अध्याय 11 पौधों में परिवहन। ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि वृक्षों की सबसे ऊंची शिखर तक पानी कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आपने यह विचार किया है, कभी आपने यह सोचा कि कैसे जो है इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वहाँ पर पानी शिखर तक, शिखर के पत्तियों तक पानी जो है कैसे वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अभी आप देखते हैं घरों में ही, ठीक है, 1 तल्ला घर हो, 2 तल्ला घर हो, तो वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए आपको मोटर लगाना पड़ता है। जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उस मजबूत मोटर लगाना पड़ता है, तो उस मोटर के प्रेशर से जो है पानी जो है आपकी टंकी में भरता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना ऊंचा जो है, घरों से भी ऊंचा पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर पानी शिखर तक आसानी से कैसे पहुँच जाता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे इस चैप्टर में। या फिर इस बात के लिए कि पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर कैसे बढ़ जाते हैं और ये पदार्थ समान प्रकार से एक दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि जो पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, वे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कैसे आगे बढ़ जाते हैं, और ये पदार्थ समान प्रकार से एक दिशा में चलते हैं, ठीक है। ये पदार्थ जो हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे बढ़ते हैं, ये समान प्रकार से एक दिशा में कैसे चलते हैं, इन सारे प्रश्नों का आंसर जो है इस चैप्टर में हम लोग जाना जाएगा। देखते हैं क्या इन तत्वों को आगे बढ़ने के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो ये तत्व आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पानी जो है वह जड़ों से पत्तियों तक पहुंच रहा है, कोशिका से कोशिका जो है पदार्थों का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए, तत्वों को आगे बढ़ने के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है? आइए देखते हैं, इन प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। पेड़ पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जंतु का शरीर तो छोटा है, प्लांट की तुलना किया जाए तो उसकी तुलना में काफ़ी छोटा होते हैं जंतु, और साइज में भी प्लांट एनिमल से ज़्यादा बड़ा होता है। तो जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट में कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है और उनमें अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, उनमें कोई भी परिवहन तंत्र पौधों में नहीं पाया जाता है। जैसे मनुष्य में आप देखते हैं परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्र पाए जाते हैं मानव में, जंतुओं में, लेकिन इस तरह के जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र हैं, यह पौधों में इस तरह से विकसित हुए नहीं पाए जाते हैं। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया पानी, ठीक है, पौधे जो अपने रूट हेयर से वाटर जो ग्रहण करते हैं, जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया पानी पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है, जो बढ़ते हुए तने के अग्रभाग तक जाता है, ठीक है। तो जड़ के द्वारा जो पानी को ग्रहण किया जाता है, वह पानी जो है पौधे के हर भाग तक पहुंचता है, ठीक है। जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया
पानी जो है वह पौधे के हर भाग तक पहुंचता है, बढ़ते हुए तने के अग्रभाग तक जाता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाया जाता है। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पाद भी पौधे के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और मृदा की गहराई में अंतःस्थापित जड़ों के शीर्ष तक जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों में जो भोजन बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बनते हैं, वे पौधे के हर भाग तक पहुंचते हैं, यहाँ तक कि जो मृदा की गहराई में अंतःस्थापित जड़ हैं उनके सिरों तक भी भोजन पहुंचता है। यह गतिशीलता लघु दूरी तक, ठीक है, यह जो मूवमेंट है वह छोटी दूरी तक कोशिका के अंदर या झिल्लिका के आर पार और ऊतक के अंतर्गत एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक बनी रहती है। ठीक है, तो यह जो मूवमेंट है, यह गतिशीलता है, यह लघु दूरी तक कोशिका के अंदर या झिल्लिका के आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार और ऊतक के अंतर्गत एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक बनी रहती है। ठीक है, पेड़ पौधों में होने वाली इस परिवहन विधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका की आधारभूत बनावट तथा पौधे की शरीर रचना विज्ञान के बारे में मूल जानकारी को पुनः स्मरण करना होगा। ठीक है, तो पौधों में यह परिवहन कैसे होता है, इसको जानने के लिए पहले आपको कोशिका की आधारभूत बनावट के बारे में जानना होगा। पौधे के शरीर रचना विज्ञान की मूल जानकारी होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके साथ साथ आप हमें विसरण, विभव और आयन के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे पौधों में इन सारी चीज़ों का स्थानांतरण होता है। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप परिवहन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यह परिभाषित करना होगा कि आप किस प्रकार की गति की बात कर रहे हैं और किस पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है। पुष्पीय पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है, जो फूल देने वाले पौधे हैं उनमें जो पदार्थ परिवहन होता है उनमें है जल, खनिज, पोषक, कार्बनिक पोषक और पौधे के वृद्धि नियामक मुख्य हैं। ठीक है, तो पुष्पीय पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल आता है, खनिज पोषक आते हैं, कार्बनिक पोषक आते हैं और पौधे के वृद्धि नियामक आते हैं। ये मेन है। कम दूरी तक पदार्थों की गति, ठीक है, कम दूरी तक पदार्थों की गति प्रसरण और साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। ठीक है, अगर कम दूरी तक मूवमेंट करना हो, कम दूरी तक पदार्थ की गति हो तो कम दूरी तक पदार्थों की गति जो है वह प्रसरण के द्वारा हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है कम दूरी तक के लिए। लेकिन लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनी तंत्र द्वारा संपन्न होता है। लंबी दूरी तक अगर परिवहन चाहिए तो इसके लिए संवहनी तंत्र की ज़रूरत होती है जिसे जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है।
ठीक है। तो कम दूरी तक पदार्थों की गति, ठीक है, प्रसरण एवं साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है, लेकिन लंबी दूरी के लिए जो परिवहन है वह संवहन तंत्र द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है। तो लंबी दूरी तक जो परिवहन है वह संवहनी तंत्र के द्वारा होता है, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है और इसे स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, वह परिवहन की दिशा है। ठीक है, परिवहन के बारे में आपने देखा कि लंबी दूरी तक परिवहन जो है वह जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि परिवहन की दिशा के बारे में आपको जानना है, डायरेक्शन के बारे में। परिवहन की दिशा है, ठीक है। मूलीय पादपों में, ठीक है, जो मूलीय पादप हैं, जाइलम परिवहन आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने की ओर होता है। ठीक है। तो जो भी मूलीय पादप हैं, रूट वाले प्लांट्स हैं, उनमें जाइलम परिवहन अर्थात जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है पानी और खनिजों का, उसकी जो दिशा होती है वह एक दिशात्मक होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और वह मूल से तने तक होता है, रूट से स्टेम तक होता है। ठीक है। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन अर्थात पानी और खनिज का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने तक होता है। ठीक है। कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। जो कार्बनिक और खनिज पोषक हैं इनका परिवहन कैसा होता है? बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषित पत्तियों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषित पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों को पौधे के सभी अंगों, जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं, जहाँ पर स्टोर किया जाता है, तक पहुँचाया जाता है। बाद में भंडार अंगों से इन्हें पुनः परिवहनित किया जाता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों ने जो भोजन बनाया है, जो कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया है, वह कार्बनिक यौगिक पौधे के सभी अंगों तक पहुंचते हैं, भंडार अंग में भी पहुंचते हैं। बाद में भंडार अंग से इन्हें पुनः परिवहनित किया जाता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ भेजा जाता है। जड़ों द्वारा खनिज पोषक तत्वों को जड़ों द्वारा ग्रहण करके उसे तने, पत्तियों और वृद्धि क्षेत्रों तक भेजा जाता है। ठीक है। तो जो जड़ हैं वे रूट्स जो हैं खनिज पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जड़ जो है उनकी ग्रहण करते हैं। जड़ों द्वारा खनिज पोषक तत्वों को जड़ों द्वारा ग्रहण करके उसे तने, पत्तियों और वृद्धि क्षेत्रों तक भेजा जाता है। जब किसी पौधे का कोई भाग जरा अवस्था को प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान से समझें, जब किसी पौधे का कोई भाग जो है सूख रहा हो, जरा अवस्था मतलब वो सूख गया हो, सूखने वाला हो, तो उसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो वापस उससे ले लिए जाते हैं, वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद जो है वह डाल सूख जाती है, पत्ती सूख जाती है, गिर जाती है। उससे पहले उसका पोषक तत्व उससे ले लिया जाता है। तो जब किसी पौधे का कोई भाग जरा अवस्था को प्राप्त करता है तो उस क्षेत्र के पोषकों को वापस लेकर
वृद्धि करने वाले क्षेत्रों की ओर भेज दिया जाता है। ठीक है। हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक तथा अन्य रसायन उत्तेजक भी परिवहनित किए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हार्मोन, पादप वृद्धि नियामक और अन्य रसायन उत्तेजक भी परिवहनित किए जाते हैं। यद्यपि इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये भी सर्कुलेशन किया जाता है, इनके भी सर्कुलेट होते हैं। कई बार ये एक ध्रुवी या एक दिशीय होते हैं। ठीक है। कई बार ये एक ध्रुवी या फिर एक दिशीय होते हैं और संश्लेषित भाग से दूसरे भागों तक परिवहनित होते हैं। ठीक है। तो हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक तथा अन्य रसायन उत्तेजक भी परिवहनित किए जाते हैं। यद्यपि इनकी मात्रा बहुत कम होती है, कई बार एक ध्रुवी या एक दिशीय होते हैं और संश्लेषित स्थान से दूसरे भागों तक परिवहनित होते हैं। अतः एक पुष्पीय पौधों में यौगिकों का आवागमन काफ़ी जटिल, लेकिन संभवतः बहुत क्रमानुसार और विभिन्न दिशाओं में होता है। ठीक है। तो एक पुष्पीय पौधों में यौगिकों का आवागमन काफ़ी जटिल और विभिन्न दिशाओं में होता है। प्रत्येक अंग कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है और कुछ दूसरे को देता है। ठीक है। तो प्रत्येक अंग जो है वह कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है और कुछ दूसरों को देने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह चैप्टर 11 पौधों का परिवहन आप पढ़ रहे हैं। इसके परिचय के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 11 की पहली हेडिंग परिवहन के माध्यम के बारे में। ठीक है। परिवहन के कौन कौन माध्यम हैं इनके बारे में हम लोग समझा जाएगा। विसरण के बारे में, पराशरण के बारे में, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।